पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। ईडियम मास्टर में मैंने इसी पैटर्न पे ईडियम्स फ्रेजेस को बहुत ही अच्छे से करके दिया है। फिर इंग्लिश मीनिंग आ गया, फिर हिंदी मीनिंग आ गया, कौन कौन से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है वो आ गया, फिर नीचे इसका एग्जाम्पल आ गया और इसका ओरिजिन भी आ गया। नई वोकैबुलरी पूछी जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर भी ये टोकन स्ट्राइक ईडियम है, प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है और पहली बार पूछा है। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि मैम सच में मुझे ये याद हो गए हैं। जैक लगा के उठाते हैं, ऊपर उठाना। थंडर साउंड को यूज करने लग गए थे, उस साउंड को कॉपी करने लग गए थे। सीने में राज छुपा रखे हैं, वही है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? किसी सीक्रेट या प्राइवेट बात को रिवील कर देना। सर्जरी के टाइम इतना पेन होता था तो वो गलती से अपनी जीभ को ही अपने दांतों में ना दबा के जीभ ही नहीं काट ले। गरम खाना परोसने की बजाय फ्रिज से निकाल कर ठंडा ठंडा खाना परोसता है। इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि वो लिटरली सिर हिलाने लग गई। उनको बर्बाद करने के लिए उनको व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट कर दो। खजाना किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है इस पेड़ पे, जबकि इस पेड़ पे क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आओ ना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ईडियम्स पढ़ेंगे क्या? क्लास में ही याद हो जाएंगे क्योंकि हम ईडियम्स पढ़ते हैं ओरिजिन के साथ। ऐसे ईडियम्स को रटना आसान नहीं होता क्योंकि 3000 ईडियम्स हमें एटलीस्ट आने चाहिए किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 3000 ईडियम्स को रटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ओरिजिन से पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। पहले भी जो मैंने क्लासेस ली हैं उनमें भी मैंने ओरिजिन से ही, कहानियों से ही ईडियम्स याद कराए हैं और बच्चों ने हमेशा ये बोला है कि मैम हाँ, क्लास में ही याद हो गए। और इसी पैटर्न पे अवतार 2 जो आपकी बुक है ईडियम मास्टर में, मैंने 3000 ईडियम्स को उनका मीनिंग, उनका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, एग्जाम्पल प्लस ओरिजिन के साथ दिया है। ठीक है, ओरिजिन की वजह से बच्चों को लंबे टाइम तक याद होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्योंकि देखो, जैसे ईडियम्स क्या होते हैं, इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हिंदी में भी तो ईडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हम उनमें तो कंफ्यूज नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी के नेटिव स्पीकर हैं। हम बचपन से ही वो मुहावरे, जैसे कि दाल में कुछ काला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हम सुनते आए हैं। लेकिन इंग्लिश के इडियम्स हम बचपन से सुनते नहीं है, तो हमें वो कंफ्यूजिंग लगते हैं, हमें वो रटने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिन से, कहानी से पढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। आपकी बुक अवतार 2 द ईडियम मास्टर में मैंने इसी पैटर्न पे ईडियम्स फ्रेजेस को बहुत ही अच्छे से करके दिया है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। जैसे क्या है कि जैसे कोई भी ईडियम है, जैसे डाइम अ डजन है, तो यहाँ पे वो ईडियम आ गया, फिर इंग्लिश मीनिंग आ गया, फिर हिंदी मीनिंग आ गया, कौन कौन से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है वो आ गया, फिर नीचे इसका एग्जाम्पल आ गया और इसका ओरिजिन भी आ गया। ठीक है, जब इस तरह से आप पढ़ते हो ना, तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, अब जो लिस्ट वाले बच्चे थे ना कि लिस्ट ले लो, रट लो, हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें नए इडियम्स, नई वोकैबुलरी पूछी जा रही है ना, नई वोकैबुलरी पूछी जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर भी ये टोकन स्ट्राइक ईडियम है जो पहले नहीं आया हुआ है एग्जाम में। ये देखो, प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है और पहली बार पूछा है, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम से लिए मैंने ये ईडियम्स। क्लियर? तो अब अच्छे से और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एक छोटे जो शॉर्टकट हम ढूंढ रहे थे उनसे बचने की जरूरत है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आपकी अवतार 1, अवतार 2 अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ईडियम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोकन स्ट्राइक। क्या होता है टोकन स्ट्राइक? हाँ, हैवी प्रोटेस्ट, वार्निंग स्ट्राइक, साइलेंट प्रोटेस्ट, नो प्रोटेस्ट। देखो, स्ट्राइक तो सभी जानते हैं, स्ट्राइक करना होता है। ठीक है, जैसे कि कंपनीज में, फैक्ट्रीज में जो स्ट्राइक होती है। ठीक है, टोकन को एज अ वार्निंग, एज अ साइन या सिंबल, मतलब किसी चीज का सिंबल के रूप में, जैसे हम बोलते हैं ना टोकन ले लो इस चीज का, कई बार खाने जाते हैं तो टोकन वो क्या है? सिंबल है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे आने वाली घटना को पहले से ही वार्न कर रहा है, ऐसी चीज के लिए आता है टोकन स्ट्राइक, यानी वार्निंग स्ट्राइक। क्लियर? यहां देखो,
कुछ बच्चे ऐसे बोलते थे एग्जाम में सिर्फ पीवाईक्यूज आते हैं, तो अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है उनसे समझ में आ गया होगा पीवाईक्यू के अलावा भी आते हैं। ये भी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है और ये पहले नहीं आया हुआ है, ये भी देख लो। और आपकी बुक अवतार में ये 186 नंबर पेज पे है। ठीक है, आ जाओ। क्या होता है टोकन स्ट्राइक? अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिफ्यूज टू वर्क, हड़ताल जो हम स्ट्राइक बोलते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट स्ट्राइक, स्मॉल स्ट्रोक, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन ये बताता है, ये सिग्नल है, सिंबल है, साइन है कि बड़ी स्ट्राइक भी हो सकती है भाई, लेकिन ये वार्निंग स्ट्राइक होती है, चेतावनी के तौर पर कुछ समय के लिए हड़ताल करना। ठीक है, दे कॉल्ड अ 24 आवर टोकन स्ट्राइक। समझ में आया? नेक्स्ट, हाँ, इसी पैटर्न पे ओरिजिन के साथ में मैंने ये क्लास 11 आवर्स की, ये जो क्लास है आपके यूट्यूब पे है। ठीक है, 11 आवर्स की क्लास है, इसमें 500 प्लस इडियम्स मैंने ओरिजिन के साथ याद करवाए हैं। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि मैम सच में मुझे ये याद हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आता है वो यही आता है कि मैम इडियम्स की क्लास में हमें इडियम्स क्लास में याद हो जाते हैं। तो आपको याद हुए नहीं हुए, क्या लगा, आप फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ, ये क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी क्लास है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम गुजर गया, क्योंकि चलती क्या है, कहानियां। आगे ये भी एक पैटर्न है, इसमें इस पैटर्न में क्या किया है, चार जो चारों के चारों ही क्या दे दिए, इडियम्स दे दिए। ठीक है, इनमें से एक इडियम है जिसका ये मीनिंग है, वो आपसे पूछ लिया है। जैसे देखो, एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ मेजर कंपनी हर्षित इज यूज्ड टू बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन। ठीक है, बीइंग द फोकस ऑफ अटेंशन, इसका मीनिंग कौन से में होगा, इन चारों में से देखना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द एलिफेंट इन द रूम, रूम माने कमरा, एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर, बहुत बड़ा जानवर अगर कमरे में आ गया है तो वो ऐसा है नहीं कि हमें दिखाई नहीं दे। अगर रूम में छिपकली हो, कॉकरोच हो, मच्छर हो सकता है नहीं दिखाई दे, लेकिन एलिफेंट तो दिखेगा ना। मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज, ये देखो एलिफेंट इन द रूम, 748 आपका ये नंबर एंट्री है और पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी कठिनाई जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो दिख तो रही है, ऑब्वियस है वो डिस्कस करना, क्योंकि एलिफेंट को छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। अ बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, वो क्या होता है, एलिफेंट इन द रूम। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अ डाइम अ डजन वेरी चीप, अ डाइम अ डजन क्या होता है, बहुत ही चीप के लिए। ये देखो इसका रीजन भी, डाइम क्या होता है, 1 रुपए का 10वां हिस्सा, यानी 1/10, 10 सेंट्स होता है, जो बहुत ही क्या होता है, चीप। 1 रुपए का 10वां हिस्सा क्या होगा, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता। और अगर कोई चीज 1 रुपए के 10वें हिस्से में 12 आ रही है, 12 मतलब डजन, 12 आ रही है, तो यानी कि वो चीज क्या हो गई, क्या होगी, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सस्ती, वेरी चीप। ठीक है, बहुत ही कॉमन, इजी टू गेट। ये भी नहीं होगा। फिर देखो अंडर द वेदर, ये बहुत बार आया हुआ है, सेलर का ओरिजिन है, मैंने कई बार करवाया हुआ भी है, पहले भी आया हुआ है। ठीक है, इसका ओरिजिन, अंडर द वेदर का ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां से हुआ है, सी की जो यात्रा करते हैं वहां से, शिप से हुआ है। जब समुद्र में तेज हवाएं चलती है तो बारिश होने लगती है, तो जो क्रू मेंबर्स हैं उस बारिश में भीग जाते, बीमार हो जाते, तो उस वेदर से बचाने के लिए उनको शिप के लोअर डेक में, ठीक है, निचले हिस्से में ले जाते थे, और उस खराब वेदर के कारण बीमार हो जाने से, मतलब कि अंडर द वेदर रहेंगे तो क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वेदर से बचाने के लिए उनको कहां भेज देते थे, डेक में भेज देते, लोअर पार्ट में भेज देते। तो अंडर द वेदर क्या हो गया, इल या सिक। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है,
अब राइट आंसर होगा इसमें इन द लाइमलाइट। ये देखो, इन द लाइमलाइट या इन द स्पॉटलाइट। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि उसको लाइमलाइट में आना है, उसको लाइमलाइट में आना है, यानी उसको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है, फोकस ऑफ अटेंशन बनना है, एज द सेंटर ऑफ अटेंशन, आकर्षण का केंद्र। किसी ड्रामा में स्टेज पर जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उस पर फोकस बनाए रखने के लिए एक लाइट डाली जाती है। हम देखते हैं ना थिएटर में, प्ले में एक लाइट डाली जाती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉटलाइट, ताकि ऑडियंस जो है वो ये समझ सके कि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर कौन है और उससे उनका ध्यान नहीं हटे। यहीं से इस इडियम का ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है। नेक्स्ट, हाँ ये हमारे बैच हैं, टॉप रैंकर्स बैच है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेस्ट बैच है। इसमें आपको 1.0 यानी इससे पहले वाला टॉप रैंकर्स फ्री मिल रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, क्लासेस भी हैं। टॉप रैंकर्स 2.0 में अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्रिहेंशन में जो बदलाव आए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। ये हमारा बैच है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, बहुत ही कम फीस में ये बैच है। इसमें आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन तीनों सेक्शंस मिलेंगे, थ्योरी विद प्रैक्टिस सब कुछ इसके अंदर है, कंप्लीट बैच है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है। नेक्स्ट, अ स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। अब यहां पे क्या किया है, एक इडियम दे दिया ये अ स्लिप ऑफ टंग और 4 ऑप्शंस दे दिए। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में इस इडियम का सही यूज हुआ है। ठीक है, जैसे देखो, द शेफ बर्न हिज हैंड एंड लेट आउट ऑफ ए स्लिप ऑफ अ टंग, मतलब अपना हाथ जला लिया और फिर स्लिप ऑफ टंग नहीं होगा। स्लिप ऑफ टंग मतलब जुबान फिसल जाना, जैसे मतलब मेरी जुबान फिसल गई, यानी कि मैं कुछ बोलना कुछ चाह रहा था और निकल कुछ और गया, उसको क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, सुनीता लॉस्ट हर बैलेंस व्हाइल वॉकिंग एंड हैड अ स्लिप ऑफ टंग, मतलब वो अपना बैलेंस खो दिया उसने चलते हुए, तो उसको स्लिप ऑफ टंग बोलेंगे नहीं। स्नेहा केयरफुली प्लान्ड हर स्पीच टू इंश्योर अ स्लिप ऑफ टंग। राइट आंसर क्या होगा, रवि मिसस्पोक, रवि ने मिस स्पीक कर दिया इंटरव्यू के टाइम, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग, मतलब वो बोलना कुछ चाह रहा था और बोल कुछ और ही दिया। जैसे कई बार होता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, आई कॉल्ड हर न्यू बॉयफ्रेंड बाय हर प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स नेम। ठीक है, एक लड़की थी, उसका पहले बॉयफ्रेंड का नाम सपोज जेम्स था, दोबारा बॉयफ्रेंड का नाम जॉन हो गया, तब जॉन से मिला जब कोई तो उसको को जेम्स से ही एड्रेस कर दिया, ये क्या हो गया, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, जुबान फिसलना, स्लाइट मिस्टेक इन स्पीकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लिए हैं और एकदम उस सिचुएशन पे फिट होने वाले एग्जाम्पल्स है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और पढ़ने में मजा आता रहे। नेक्स्ट, जैकब द रेट्स, अच्छा आइडियम है जैकब द रेट्स, पहले नहीं आया हुआ आइडियम, नया आइडियम है ये। जैकब द रेट्स का मीनिंग होता है इंक्रीज प्राइजेस। अब आप बोलोगे मैम याद कैसे रखें, तो आपको ध्यान हो तो जो कार का जैक होता है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो एक डिवाइस को यूज किया करता है, जैक लगा के उठाते हैं, ऊपर उठाना। ठीक है, तो वहीं से जैक का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज को उठाना, बढ़ाना, यानी इंक्रीज करना। ठीक है, तो इंक्रीज प्राइस के लिए क्या आ जाएगा, जैकब द रेट्स, जैकब द रेट्स। तो जैक क्या है यहाँ पे, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। जैसे जैक हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाता है, वैसे ही प्राइस को उठाना। नेक्स्ट, टू हैव द लास्ट लाफ, लास्ट लाफ, लास्ट लाफ देखो अच्छा आइडियम है, ये होता है
आप तब सफल हो जाते हो जब आप दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार क्या ही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। यानी कि अब उनका जो मजाक बनाने वाली जो हंसी है वो लास्ट है, अब वो नहीं हंसेंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है किसी भी रीजन से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी गाइडेंस की कमी की वजह से वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन जिस दिन वो सक्सेस हो जाता है तो वो जो हंसी होती है ना दूसरे लोगों की, वो लास्ट हंसी होती है, उसके बाद वो नहीं हंसते हैं। क्लियर? अब यहां देखो, जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो लोग उस पर हंसते हैं। लास्ट लाफ का अंतिम हंसी, यानी ऐसी हंसी जो लोगों की अंतिम हंसी होगी, क्योंकि उसके बाद वो इंसान जीतने वाला है, उस इंसान के पास में विक्ट्री आ जाएगी, वो जीत जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो टू बी सक्सेसफुल व्हेन यू वर नॉट एक्सेप्टेड टू बी, तो यहां देखो सक्सीड इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली मतलब एट द एंड, फाइनली। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, ये तो बहुत कॉमन इडियम है, आपने सुना भी होगा। स्वाइन यानी सुअर और पर्ल यानी मोती, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ मतलब सुअर के सामने अगर आप मोती डालोगे तो सुअर तो जानता ही नहीं है ना मोती की क्या वैल्यू है, राइट। तो वो क्या है, उसके लिए कुछ वैल्यूबल चीज ऐसी है जिसको आपने ऐसे इंसान के आगे डाल दिया है जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, राइट। जैसे गिव वैल्यूबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग, समझ में आया? इसका ओरिजिन लिखा हुआ है। पर्ल्स किसके लिए आता है? पर्ल यानी मोती, स्वाइन यानी सुअर, ठीक है। तो स्वाइन के सामने अगर पर्ल रखेंगे तो स्वाइन को पर्ल के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं लगेगी। नेक्स्ट, let's try to think outside the box and come up with a new solution to this problem, ठीक है। ये बोल रहा है कि अब ये जो बॉक्स है ना, इससे बाहर आके सोचो। let's try to think outside the box, मतलब जो भी कन्वेंशनल मेथड, जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी चीजें चल रही हैं उनसे हटके सोचना, उनसे कुछ अलग सोचना, ठीक है। टू रिजेक्ट ऑल सॉल्यूशन नहीं होगा। टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स, ये इसका उल्टा बोल रहा है, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स बोल रहा है जबकि हमें आउटसाइड द बॉक्स जाना है, फैक्चुअली रॉन्ग। कुछ हटके सोचने का बोल रहा है, लकीर से हटके, बॉक्स से हटके सोचो, ठीक है। टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रूल्स, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग। राइट आंसर होगा बी, टू कंसीडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। कुछ अनकन्वेंशनल और क्रिएटिव सॉल्यूशन करने के लिए क्या आता है? थिंक आउटसाइड द बॉक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा आइडियम है, स्टील समवन्स थंडर, ठीक है। यहां देखो थंडर का जो है इसका ओरिजिन यहां बहुत अच्छे से लिख के दिया हुआ है मैंने। थंडर जो है वो एक साउंड के लिए आया था, ठीक है। जैसे देखो 18th सेंचुरी में जॉन डेनिस ने अपने एक प्ले में एक नए मेथड से थंडर साउंड को प्रोड्यूस किया था और ये प्ले तो अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद थिएटर में थंडर साउंड को यूज करने लग गए थे, उस साउंड को कॉपी करने लग गए थे, ठीक है। तो वहीं से दूसरे के विचार, दूसरे के प्लानिंग, दूसरे की योजना को यूज करने के लिए खुद क्रेडिट लेने के सेंस में क्या आने लगा? स्टील वंस थंडर। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये देखो सीपीओ प्री में, सीएचएसएल में आया हुआ भी है और लेटेस्ट वाले एग्जाम में भी आया है, ठीक है। टू अप्रोप्रिएट और यूज another ideas or plan, use another idea or plan, ठीक है ना। एक मीनिंग ये भी हो गया। आप एक चीज और देखेंगे इसके अंदर, इस बुक की खासियत क्या है। एक खासियत और है इस बुक की कि एक इडियम का एक मीनिंग नहीं दिया है, एक इडियम के 3, 4, 5 मीनिंग भी दिए हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड्स के साथ उनके मीनिंग आ जाते हैं और बच्चा समझ नहीं पाता है।
जैसे किसी के प्लान को यूज करना हो गया, लेकिन ये हो गया गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, पर अलग थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइन को, सेंटेंस को, वर्ड्स को आगे पीछे करके दे देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने वो सारी डेफिनेशंस रखी है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, यहां देखो, इग्नोर नहीं होगा, हेल्प नहीं होगा, मोक नहीं होगा, क्या होगा मेरे बच्चे? टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क। क्लियर? नेक्स्ट, गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग, गाना गाना, गाना तो कोई भी कहीं भी कैसे भी गा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब स्टेज पे गाने की बात थोड़ी हो रही है, मतलब गाना किसी को भी बोले गाना गाने के लिए तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी चीज है, वेरी चीप है, चीप रेट पे बिक रही है, ये मान लो। ठीक है, गो फॉर ए सॉन्ग, यानी सॉन्ग के बदले में अगर कोई चीज मिल रही है एक गाने गाने के बदले, यानी वो क्या है? बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है, चीप है। तो एक्सपेंसिव तो उल्टा हो गया, सोल्ड चीपली। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे हम देखते हैं कि ट्रेन्स में या बाहर कुछ लोग गाना गाते रहते हैं और गाने के बदले पैसे लेते रहते हैं हर जगह पे, तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई वहां पर जो पैसे दिए जाएंगे वो बहुत ही कम दिए जाएंगे, तो एक गाने के बदले जो मिलेगी वो चीज क्या होगी? बहुत ही सस्ती होगी। नेक्स्ट, ऑल एट सी, ये भी अच्छा आइडियम है, बहुत बार एग्जाम में, शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें ये आइडियम नहीं आया है ना? यहां देखो, अब क्या था, पुराने टाइम पे नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था नेविगेशन सिस्टम। अब जो सीमैन है, जो यात्रा पे जा रहा है, वो शिप लेकर निकल गया। अब किस डायरेक्शन में जाना है? अब वो समुद्र के बीचों बीच है और उसको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन जो जमीन के पास हमें लेकर जाएगी। तो वो क्या रहता था, अजम्पशन लगा के ही जा सकते थे कि इधर चले गए उधर चले गए। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन राइट है या कौन सी डायरेक्शन रॉन्ग है, हमेशा वो क्या रहते थे? कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, तो यहीं से इडियम बना क्या? ऑल एट सी या एट सी, कि सब कुछ मेरे लिए सी जैसा हो रहा है, यानी कि सब कुछ मेरे लिए क्या हो रहा है? बहुत ही कंफ्यूजिंग। है ना मजेदार? हाँ। नेक्स्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अच्छा आइडियम है, क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। जैसे देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मूवीज में भी खूब डायलॉग होते हैं कि उसने अपने सीने में बहुत राज छुपा रखे हैं। ठीक है, तो अपने सीने में राज छुपाए रखना, लेकिन क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कर देना, यानी कि अपने जो भी राज थे वो सारे उजागर कर देना, अपने राज को बता देना, क्या होता है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यानी कि टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, कन्फेस कर लेना, अपने अंदर जो भी चीज छुपी हुई थी वो सारी बता देना। फाइनली अपनी सीक्रेट फीलिंग्स, मतलब ब्रेस्ट जो सीना है उसको एक सीक्रेट फीलिंग्स रखने की जगह माना जाता है, कि हमने बोलते दिमाग में राज छुपा रखे नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? सीने में राज छुपा रखे हैं, वही है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया? किसी सीक्रेट या प्राइवेट बात को रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, सबको बता देना, कन्फेस कर लेना। क्लियर? क्या कर लेना? कन्फेस कर लेना। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, कट नो आइस, कोई आइस कट नहीं कर पाना, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना। ब्रेक एन आइस भी एक इडियम होता है, बहुत ही कॉमन इडियम है। अगर आपको इडियम का मीनिंग पता है तो कमेंट जरूर करेंगे, ब्रेक एन आइस क्या होता है, कमेंट जरूर होना चाहिए। कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, हैव नो इफेक्ट, ये भी पहले आया हुआ है, हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई भी आइस ब्रेक नहीं कर पाना, यानी कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाना। नेक्स्ट, कट द गोर्डियन नोट, ये भी बहुत बार आया हुआ है, कट द गोर्डियन नोट। ये देखो सीजीएल प्री 13 में आया हुआ है, स्टेनो में भी आया हुआ है। ठीक है, यानी कोई बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका रीजन देखो,
ग्रीक मिथोलॉजी में गोर्डियन नोट एक बहुत ही कैसी गांठ थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स गांठ थी, जटिल गांठ थी, जो गॉर्डियस जो था किंग ऑफ फ्राइजिया का, उसने एक टेम्पल के नजदीक बांधी थी। इसने भविष्यवाणी की थी, ये भी की थी कि जो भी इस नोट को खोलेगा वो क्या बनेगा, एशिया का सम्राट बनेगा। क्या बोला था उसने, एशिया का राजा बन जाएगा। तो अलेक्जेंडर भी यहाँ पहुंचा, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नोट तो नहीं खुली, लेकिन फाइनली अलेक्जेंडर ने उसको अपनी तलवार से काट दिया, कट, ठीक है, और पूरे एशिया का राजा तो बना ही था। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जटिल प्रॉब्लम को डिफिकल्टी के लिए क्या आने लगा, कट द गोर्डियन नोट। तो यहां देखो क्या आएगा, एक्चुअल में कोई भी इसमें ज्यादा अच्छे से नहीं लिखा है। सोल्व द प्रॉब्लम, बैडली तो नहीं वर्ड आना चाहिए इसमें, ठीक है, किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को रिमूव करना। नेक्स्ट, गो टू एक्स्ट्रा माइल, वर्क हाफ हार्टेड, गो टू एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा का मतलब ही क्या है, जो बताया गया जितना है उससे ज्यादा, ठीक है। तो लिव मिडवे नहीं होगा, स्टे आइडल, आइडल मतलब आलसी की तरह कुछ कर बिना करे। वर्क हाफ हार्टेडली मतलब पूरे दिल से काम नहीं करना, आधे मन से कोई काम करना। होल हार्टेडली होता है पूरे मन से करना, पूरे जी जान से करना, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ए, वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे एक्स्ट्रा काम किया है, जितना माइल चलना था उससे एक्स्ट्रा माइल चला है, यानी कि जितना काम हार्ड वर्क एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा किया है, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। टू मेक अ स्पेशल या एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना, स्पेशल एफर्ट करना, क्या होता है, गो टू एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट वंस कप ऑफ टी, देखो कप ऑफ टी आप बहुत बार सुनते होंगे, स्पोकन में भी बहुत बार यूज होता है। ये मेरे बस की बात है, ये मेरे बस की बात नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, यानी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका ओरिजिन, पानी के बाद अगर दुनिया में कोई चीज जो सबसे ज्यादा पी जाती है वो है, मानते हैं क्या है, टी। लेकिन जो टी है उसके बहुत टाइप है। इंडिया में अलग तरह से चाय पीते हैं, चाइना में अलग तरह से पियेंगे, थाईलैंड में और अलग तरह से पियेंगे, और फ्लेवर भी बहुत अलग अलग होते हैं। कोई ग्रीन टी है, जिंजर, इलायची, ये सब कुछ डाल के अलग अलग तरीके से चाय का अलग टेस्ट होता है, और हर आदमी को अलग तरह से चाय पसंद होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुलना एक कप ऑफ टी से की गई है, यानी कि जब कोई इंसान को उसकी पसंद की, यानी कि उसके पोटेंशियल की चीज मिलती है, तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग है, यानी मेरे बस में के अकॉर्डिंग है, यानी मैं इसे पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या आता है, नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि उसकी चॉइस या उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। नॉट वॉट somebody likes or is interested, नॉट one's choice और प्रेफरेंस, ठीक है। अब यहां देखो, इम्पॉसिबल टास्क नहीं हो सकता, वेरी इजी नहीं हो सकता, इंजॉयबल नहीं हो सकता, समथिंग डिसलाइक्ड। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, ये बहुत बार मैंने पहले भी कराया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पहले आ भी बहुत बार चुका है। बुलेट को बाइट करना, क्यों जरूरत पड़ गई, बुलेट, बुलेट वो वाली बुलेट नहीं, टू व्हीलर वाली नहीं, गोली वाली बुलेट, ठीक है। गोली वाली बुलेट के लिए देखो बहुत अच्छा इडियम है, इसका ओरिजिन भी बहुत अच्छा है। पहले टाइम में एनेस्थीसिया नहीं होता था। अब तो क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, तो एनेस्थीसिया देके बेहोश कर देते हैं, तो इंसान को पता नहीं चलता है कि क्या सर्जरी हुई, कहाँ कट हुआ, क्या नहीं हुआ।
तो पहले एनेस्थीसिया नहीं होता था, तो जो सोल्जर्स होते थे जिनको गोली लग जाती थी, युद्ध में जाते थे तब, तो डॉक्टर्स क्या करते थे, उनके मुंह में बुलेट दे देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि सर्जरी के टाइम इतना पेन होता था, तो वो गलती से अपनी जीभ को ही अपने दांतों में ना दबा के जीभ ही नहीं काट ले, तो उस जीभ को कटने से बचाने के लिए वो बुलेट देते थे, ताकि जो सारा प्रेशर है वो कहाँ लगता था? बुलेट पे। ठीक है, तो वहीं से इस इडियम का रीजन हुआ कि कोई भी अनप्लेजेंट चीज को फेस करना, ठीक है, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, अपने आप को फोर्स करना किसी अनप्लेजेंट चीज को करने के लिए, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा शोल्डर देना। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? देखो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो, जनरली हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें गरम गरम खाना परोसा जाता है, और कोई अगर हमें गरम खाना परोसने की बजाय फ्रिज से निकाल कर ठंडा ठंडा खाना परोसता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसको मेरे घर पे आना अच्छा नहीं लगा, आप अगली बार उसके घर नहीं जाओगे क्योंकि आपको इग्नोर किया गया है। तो वही इसका ओरिजिन है। ठीक है, मिडिवल जो एज थी उसमें क्या था कि जब किसी के घर पे कोई गेस्ट आता था तो अच्छे से वेलकम के लिए उसको गर्मा गर्म बीफ परोसते थे। लेकिन कोई ऐसा गेस्ट आ गया जिसका आना होस्ट को अच्छा नहीं लगता, तो वो गेस्ट को ठंडा शोल्डर परोस देते थे, और यहीं से गेस्ट को भी समझ में आ जाता था कि उसको क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो वैसे ही इडियम क्या बना, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को इग्नोर करना। ठीक है, जैसे हम वेलकम के लिए भी लेते हैं ना, वार्म वेलकम यानी गर्म जोशी से स्वागत, और वहीं पे कोल्ड वेलकम यानी ठीक है आ गया मुझे मतलब नहीं है, आओ तो वेलकम ना जाओ वेलकम, ठीक है जाओ जाओ। तो इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टूवर्ड्स समवन और शो इनडिफरेंस शो करने के लिए क्या आता है, कोल्ड शोल्डर इडियम आता है। और ये कई बार वोकैबुलरी में भी ये वर्ड आया हुआ है, कोल्ड शोल्डर। इडियम में भी ये वर्ड आया हुआ है, वोकैबुलरी में भी ये वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट, टेक टू टास्क, किसी को टास्क देने के लिए देखें तो ये अगर हम देखें तो बच्चों को जनरली टेक टू टास्क लिया जाता है, यानी कि जनरली किसी को स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, रेप्रीमेंड करना, डांटना, फटकारना। स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, रिब्यूक करने के लिए क्या आता है, टेक टू टास्क। The father took his son to task for his negligence, यानी बच्चे ने कोई लापरवाही की, उसके बदले में क्या किया गया, उसको डांट पड़ी। टास्क होता है ना, कई बार जैसे कि कोई बच्चे होते हैं वो शरारत कर देते हैं, उस शरारत के बदले उनको पनिशमेंट दी जाती है कि तुमने ये शरारत की है, डांट फटकार मिली, उसके बाद पनिशमेंट दी जाती है कि ये टास्क तुम्हें करना है। तो वहीं से इडियम बन गया टेक टू टास्क, यानी स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, डांटना, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना। नेक्स्ट, क्लचिंग एट स्ट्रोज, ये 2 बार आया है ये इडियम। ठीक है, क्लचिंग एट स्ट्रो भी होता है या ग्रैस्पिंग एट स्ट्रोज भी होता है। ठीक है, स्ट्रो यानी क्या होता है, एक तो स्ट्रो जो हम कोई भी लिक्विड इनटेक करते हैं वो स्ट्रो होता है, एक स्ट्रो कोई जो भूसा होता है उसमें जो तिनके हैं, तिनका होता है, उसके लिए क्या आता है, स्ट्रो। ठीक है, तो आप किसी चीज को इस हद तक ढूंढ रहे हो कि आप उसको स्ट्रोज में भी जाने के मतलब हर संभव डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हो, डेस्परेट एफर्ट कर रहे हो किसी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, मतलब ये पता है कि कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कि कचरे के ढेर में से तिनका ढूंढ रहे हो आप, ऐसा लग रहा है आप तिनके को ढूंढ रहे हो, ये सोच सकते हो, और आप ये सोच रहे हो कि मैं सफल हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, we search all the backup tapes trying to find the missing files, but we knew we were grasping at straws. ठीक है, हमने सारी बैकअप टेप्स चेक कर ली थी, सर्च कर ली थी, मिसिंग फाइल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि ये जो हमारा प्रयास था ये बिल्कुल ही ऐसा प्रयास था जिसमें कोई होप ही नहीं बची है और पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, तो लाफिंग लाउडली नहीं हो सकता, ठीक है, विनिंग इजीली नहीं हो सकता, बोस्टिंग अननेसेसरीली नहीं हो सकता, राइट आंसर होगा डी, होपिंग विदाउट रीजन, ठीक है, बिना किसी रीजन के उम्मीद करना, आशा करना कि ये चीज हो जाएगी, ठीक है, और क्योंकि ऐसी चीज है जिसमें से रिजल्ट आना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स यानी जो हम पैर होते हैं, हमारे पीछे जो एड़ी वाला पार्ट होता है वो दिखा देना। तो वो कब दिखेगा? जब कोई आदमी आपके सामने आएगा तो थोड़ी दिखेगा, जब वो भागेगा तो उसकी पीठ दिखेगी और पीछे उसका कौन सा पार्ट दिखेगा? हील्स वाला पार्ट। यानी किसके लिए आया ये? रन अवे, भाग जाना, ठीक है, टू रन अवे फास्ट या फ्ली स्विफ्टली, टू रन अवे फास्ट या फ्ली स्विफ्टली, यानी तेजी से भागने के लिए क्या आता है? शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट पेपर होता है, ठीक है, उस पे जो प्रिंट करके चीज आती है वो कैसी आती है? ब्लैक, ठीक है, अब तो कलर भी आ सकती है, पहले की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक, व्हाइट पे ब्लैक, यानी कि चीजों को किस तरह से लिखा आपने? लिखित में ले लिया है। लिखित में लेने के लिए क्या आता है? इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि व्हाइट पेपर पे काले शब्दों में लिखा हुआ आ गया, यानी लिखित में आ गया है, राइटिंग में आया है ऑफिशियली। अ क्लियर चॉइस दैट नो causes no confusion in writing, मतलब बहुत क्लियरली, क्योंकि लिखित में जब चीज ले लेते हैं तो वो बहुत ही क्लियरली मेंशन हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है, ठीक है। नेक्स्ट, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, देखो इंसानों के पास तो बहुत सारे हथियार पकड़ने की चॉइस होती है जिनसे वो लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तलवार है, धनुष है, रिवॉल्वर है, बट जो एनिमल्स होते हैं उन अगर वो लड़ने की बात करें तो किससे क्या काम है, क्या है उनके वेपन्स? उनके नेल्स और उनके दांत, ठीक है, तो वहीं से वो अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगाते हैं। ये यहाँ पे इसका ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। तो टूथ और नेल लगाकर, टूथ और नेल का यूज करके अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। यहीं से इडियम का मीनिंग क्या बना? पूरी शक्ति के साथ लगाना, लड़ना, यानी अपोज करना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना, फाइट टूथ एंड नेल। तो यहाँ देखो, कंफ्यूज स्टेट नहीं हो सकती, सीक्रेटली साइलेंटली नहीं हो सकती, विदाउट एनी टूल्स नहीं हो सकता, विद फुल स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी से ताकत लगा देना, किसी चीज को पाने के लिए डिटरमाइन हो जाना, क्या होता है? टूथ एंड नेल। नेक्स्ट, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है, एक नई लीफ में चेंज होना, नई लीफ में बदलना, ठीक है, यानी किसी चीज की नई शुरुआत करना। जैसे प्लांट में नई पत्तियां निकली है, वैसे ही अपनी किसी चीज की नई शुरुआत करना, यानी स्टार्ट अ फ्रेश, ठीक है। अब फ्रेश क्या है? एडवर्ब है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे वे, अवे, ठीक है, लाउड, अलाउड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वैसे एडजेक्टिव हैं लेकिन उनके पहले ए लेटर को लगाकर एडवर्ब बनाया गया है। सिमिलरली फ्रेश, अफ्रेश, फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव, और अफ्रेश क्या है? एडवर्ब। क्लियर? ये देखो, ये पहले भी आया हुआ है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, बदलना, शुरुआत करना, नई शुरुआत करना, बदलने के लिए क्या आता है? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स,
कहने का मतलब है कि एक पिक्चर जो बता सकती है, ठीक है, एक पिक्चर जो बता सकती है उस चीज को 1000 वर्ड्स जिस चीज को समझाएंगे करेंगे उतना एक पिक्चर समझा सकती है। ठीक है, यहां देखो इसका मीनिंग क्या होगा। आई प्रिफर रीडिंग, इसमें वही पैटर्न दिया है जो स्लिप ऑफ द टंग वाला था, वही सेम पैटर्न है। I prefer reading detailed descriptions rather than looking at images even though a picture, नहीं, ये सही यूज नहीं किया गया। Since she couldn't take a picture, she decided to write a long paragraph as a picture is worth, नहीं। He described the entire scene in detail, उसने पूरे सीन को डिटेल से समझाया। Because a picture is worth, ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। सी देखो, the beautiful photograph captured the tragedy so well, एक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ने ट्रेजेडी को इतने अच्छे से कैप्चर किया कि कोई वर्ड्स की जरूरत ही नहीं थी। That no words were needed, क्यों? ट्रूली अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। समझ में आया कि एक पिक्चर ने इतने अच्छे से चीजों को समझा दिया कि यहाँ से क्या पता चला कि सारी ट्रेजेडी समझ में आ गई। तो ये सही में ये वो इडियम को समझाता है कि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर है। ये देखो पहले भी आया हुआ है ये वर्ड इडियम। An image of a subject conveys its meaning more effectively than a description does. एक डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा नहीं बोल सकता जितना कि एक पिक्चर कई बार चीजों को समझा देती है। कुछ बच्चों की ये कंप्लेन भी है मुझे लेके कि मैम क्लास में कोई इधर उधर की बातें नहीं करती है, बस टू द पॉइंट पढ़ाती है, हम बोर हो जाते हैं। तो जो बच्चे बोर हो जाते हैं वो सिलेक्ट कैसे होंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर उधर की बातें करके टाइम पास करूं तो इतने सारे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर 1000 बच्चे भी मुझे देखते हैं तो उन 1000 का 2-2 मिनट लेके 2000 मिनट खराब करना मुझे वर्थ नहीं लगता है। तो मैं अपना अच्छा कंटेंट तैयार करती हूँ और कंटेंट आपको डिलीवर करती हूँ ताकि आप उसको पढ़ें, आपका इम्प्रूवमेंट हो, आपका सिलेक्शन हो। इधर उधर की बातें नहीं है मेरे पास में, इधर उधर की बातें करनी है तो और बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें इधर उधर की हैं, वो मिल जाएंगी टाइम पास करने के लिए। मेरे पास आना है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आगे फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक को फेस करने में क्या ही दिक्कत है मैम, कर लेंगे। नहीं, लिटरल नहीं है ये मीनिंग। कैसे? यहां देखो, ये इसका इडियम यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री से हुआ है। ठीक है, जहां पर जो भी डिसग्रेस्ड ऑफिसर होते थे, जो भी बदनाम ऑफिसर होते थे, उनको जो है ढोल और बैंड के साथ ही सस्पेंड करते थे, बर्खास्त करते थे। क्योंकि उनका ये बोला जा सकता है कि जब कोई मिलिट्री ऑफिसर कोई गलत काम करे तो गलत काम का परिणाम के लिए उसको, जैसे होता है ना कि गलत काम किया, डिस्ग्रेस्ड है, तो उसको जब सस्पेंड करना है तो क्या करते? ढोल नगाड़े बजाते। तो ढोल नगाड़े जो बजा रहा है वो उसको एम्बैरेस करने का एक तरीका है। ठीक है, गलत काम की पनिशमेंट के तरीका है। तो यहीं से इडियम बना फेस द म्यूजिक, यानी कि आप क्या कर रहे हो? म्यूजिक को फेस कर रहे हो, यानी कि अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस को, ब्लेम को फेस कर रहे हो। यहाँ देखो, मनी अर्न करना नहीं होगा, वेदर नहीं होगा, गिव मनी नहीं होगा, बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, ये 2 बार आया है अलग अलग मीनिंग में। हाइड फीलिंग्स नहीं होगा, अवॉइड ट्रबल नहीं होगा, रन अवे नहीं होगा, कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, यानी आप डिफिकल्टी को कन्फ्रंट कर रहे हो, सामना कर रहे हो, आप जो गलत काम किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल रहे हो, यानी कि आप म्यूजिक को फेस कर रहे हो। और म्यूजिक कौन सा? ये ढोल वाला। नेक्स्ट, स्पेल द बीन्स, ये वाला इडियम मैंने बहुत बार करवाया हुआ है। स्पेल द बीन्स, ठीक है, स्पेल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील कर देना। ये इसका जो ओरिजिन है वो वोटिंग सिस्टम से है। वोटिंग सिस्टम आज बहुत ही एडवांस हो चुका है,
लेकिन पहले क्या होता था, अलग अलग जार्स में बीन्स को रखा जाता था। तो जैसे 2 लोग 3 लोग जो भी पार्टी बनी हुई है, आप इस बंदे के फेवर में हो तो इस जार में आप अपना बीन्स डाल दो। जैसे 4 कलर के, रेड ब्लू ऑरेंज, रेड ब्लू वाइट ब्लैक, ठीक है, और अलग अलग कलर के बीन्स हो गए, अलग अलग जार्स में रख देते थे। बाद में उन जार्स की काउंटिंग होती थी तो पता चल जाता था कौन जीतेगा। लेकिन अब काउंटिंग से पहले अगर वो जार गिर जाए, यानी कि जो सीक्रेट है, ठीक है, जो बाद में आने वाला था, पता चलने वाला था, वो पहले ही उजागर हो गया, पहले ही रिवील हो गया, तो वही से इडियम क्या बना, स्पिल द बीन्स। और ये शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये इडियम नहीं आया हो। पढ़ने में भी देख लो आप, ये ग्रीन ग्रीन है ना, ये पूरा, वो बहुत सारे एग्जाम है, CGL, CPO, फेस 13, ठीक है, स्टेनो, सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है ना। ये देखो एग्जाम्पल, आई एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है, अचानक सरप्राइज पार्टी थी और पहले ही बता दिया, यानी कि क्या किया, सीक्रेट को रिवील कर दिया। क्या कर दिया, सीक्रेट को रिवील कर दिया। नेक्स्ट, टर्न अ डेफ ईयर। देखो, जैसे कोई इंसान है, अगर उसको एक कान से सुनता है, एक कान से नहीं सुनता, ठीक है, तो जब अगर कोई बात उसको अनसुनी करनी हो तो वो अपने डेफ ईयर से सुन लेगा और बोल देगा कि मैंने तो सुना ही नहीं, राइट। तो वहीं से इडियम बना है कि किसी चीज को क्या कर देना, अनसुना कर देना, अनसुना कर देना, ठीक है। जैसे ऐसा पर्सन जिसे एक कान से सुनाई दे और दूसरे से नहीं, तो जब वो ऐसी कोई बात जो उसे सुनाई नहीं सुननी है तो वह क्या करेगा, जिस कान से सुनाई नहीं देगा उसको आगे कर देगा। तो यही से इडियम बन गया, कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसी से याद आया मुझे, कई बार एग्जाम में आ भी चुका, इंटरेस्टिंग इडियम है, टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या होता है इसका मीनिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो आप बताओ, रिप्लाई एंग्रीली नहीं होगा, लिसन केयरफुली उल्टा है, आर्ग्यू नहीं होगा, राइट आंसर होगा इग्नोर एडवाइस, एडवाइस को इग्नोर कर देना, कोई ध्यान नहीं देना, नेग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट, पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, किसी की टांग को पुल करना, यानी कि उसको छेड़ना, उसके साथ मजाक करना, ठीक है। टू मेक फन ऑफ समबडी, हम बोलते हैं ना यार टांग खींच रहा है, इतनी टांग मत खींच, किसी के साथ में मजाक करना, उसकी टांग खींचना, मौज मस्ती करना, टांग खींचना। जोक विद देम, उसके साथ में क्या करना, जोक। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, चिकन्स के हैच होने से पहले ही उसको मत गिनो, पता नहीं ना कितने चिकन जिंदा रहेंगे कितने नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक कहानी है इसके ऊपर, आपने सुनी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सुनाती हूँ। एक थी मिल्क मेड, एक यंग मिल्क मेड थी, उसने एक दिन अपने सिर पर क्या हुआ, दूध की बाल्टी लेकर वो घर आ रही थी, ठीक है, और सोचती जा रही थी रास्ते में कि इस दूध से तो मैं मक्खन बनाऊंगी और इसे बाजार में बेचूंगी। पहले तो दूध से मक्खन बनाऊंगी, फिर मक्खन को बाजार में बेचूंगी और फिर बेच के अंडे खरीदूंगी, ठीक है, अंडे खरीदने के लिए इसको यूज करूंगी, अंडे खरीद लूंगी, फिर अंडे से बच्चे निकलेंगे तो मेरे पास बढ़िया चिकन फार्म हो जाएगा, फिर मैं क्या होगा, मैं कुछ चिकन बेच दूंगी, कुछ मुर्गियां बेच दूंगी, फिर उन पैसों से मेरे पास में चिकन बेचूंगी, मुर्गियां, फिर मैं पैसे आएंगे, फिर उनसे सुंदर सी ड्रेस ले लूंगी और फिर मेरी ड्रेस को देखकर लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरे पास आने लगेंगे तो मैं उनको सिर हिलाकर मना कर दूंगी। ऐसे वो ख्याली पुलाव बनाती जा रही थी और इतने अपने सपने में इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि वो लिटरली सिर हिलाने लग गई। तो सिर हिलाई तो क्या हुआ, उसके सिर पे जो दूध की बाल्टी थी वो क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। तो यहीं से इडियम बना कि किसी भी काम के सक्सेसफुल होने से पहले ही उसकी पूरी प्लानिंग बना लेना, उसकी आशा करना, ठीक है। तो यहाँ हुआ, डोंट एज्यूम दैट यू विल गेट द थिंग्स यू वांट अंटिल यू हैव देम,
ठीक है, काम के पूरा होने से पहले ही प्रॉफिट की, लाभ की आशा करना क्या होता है? डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। ठीक है, तो यहाँ देखो चिकन्स लिए लिटरल नहीं है, चिकन्स की बात नहीं कर रहा है। ऑलवेज काउंट योर लाइफ स्टॉक केयरफुली, ये भी नहीं होगा। डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, घटित होने से पहले ही सक्सेस को अज्यूम नहीं करना चाहिए। डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जो दूध गिर चुका है, मतलब ग्लास में दूध था, बह गया, गिर गया, तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है, अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो व्यर्थ पछताना, अब पछताए क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत। टू रिपेंट इन वेन आफ्टर लॉस, एक लॉस पे आप बार बार विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, आपको पता है कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता, जो दूध गिर चुका है, बह चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, तो उस पे रोना, विलाप करना यूजलेस है। ठीक है, तो इनडिफरेंट नहीं होना, इग्नोर प्रॉब्लम्स नहीं होना, वर्क हार्डेड नहीं होगा, रिग्रेट अ पास्ट लॉस, पास्ट के लॉस को रिग्रेट करते चलना। अब पास्ट में जो हो गया, देखो सबकी लाइफ में ऐसी चीजें होती है, जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम अपने पीछे पास्ट को देखते हैं, तो हमें लगता है कि उस टाइम मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, ये मैं इसको, इस चीज को मुझे ऐसे करना था, इसको वैसे करना था। ठीक है, लेकिन जब वो सिचुएशन में होते तब नहीं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते तो पास्ट के लिए सोचते। तो एक चीज समझनी है, सोचना बहुत अच्छी चीज है ताकि आप वो गलती दोबारा नहीं करें, बट जो पास्ट में हो चुका है आप उसको बदल नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उससे मूव ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाइट एलिफेंट, बहुत अच्छा इडियम है और इसका तो शॉर्ट मैंने थाईलैंड से ही बनाया था। ठीक है, थाईलैंड से ही ओरिजिन हुआ है और मैंने इसका वहां से एक शॉर्ट पे बनाया था। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट वहां बहुत स्टैचूज में हर जगह बहुत कॉमन था। व्हाइट एलिफेंट क्या है? एक बहुत ही कीमती और पूजनीय होते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही इनको पूजनीय मानते थे, तो जिसकी वजह से इनसे कोई काम भी नहीं करवा सकते, क्योंकि पूजनीय है तो काम नहीं करवा सकते, और इनके रहने और खाने में खर्चा भी बहुत होता है। ठीक है, तो जो लोग राजा के फेवर में नहीं होते थे, ठीक है, राजा के पक्ष में नहीं होते थे, उनको बर्बाद करने के लिए उनको व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट करते थे। अब वो क्या है, अब वो उससे काम भी नहीं करवा सकता और वो उसका रख रखाव इतना महंगा होता था। ठीक है, गिफ्ट के रूप में रख रखाव क्या था? बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, काम नहीं करवाने से वैसे यूजलेस हो जाते। तो यहीं से व्हाइट एलिफेंट ईडियम का यूज होने लगा, एक ऐसी चीज जो बहुत कॉस्टली है और एक बर्डन है, यूजलेस है। तो यूजलेस है, कोई काम तो आएगी नहीं, कॉस्टली वैसे है क्योंकि उसका रख रखाव इतना महंगा है और उससे काम वैसे नहीं करा सकते, तो उन चीजों के लिए क्या यूज होने लगा? व्हाइट एलिफेंट। अ बर्डनसम पोजीशन, एक फालतू की चीज, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, जो महंगा तो बहुत है लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं है। तो यहां देखो वो कौन सा होगा? कॉस्टली बर्डन। नेक्स्ट, टू ग्रैस्प एट स्ट्रॉज, ये अभी अभी हमने देखा था, जो ग्रैस्प और क्लच वाला था, क्लच में ही मैंने बताया था दोनों ही चीज आती है। डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, ठीक है, डेस्परेट मेजर करना, जहां कोई उम्मीद नहीं है वहां भी ढूंढना, वहां भी प्रयास करना। नेक्स्ट, फ्लोग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स को बीट करना या फ्लोग करना, फ्लोग भी आ सकता है, बीट भी आ सकता है, दोनों सेम है, यानी बेकार की कोशिश करना। घोड़ा जब मर ही चुका है तो उसको कितना भी पीट लो, कितना भी पीट लो, वो उठकर नहीं भागेगा।
ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यूजलेस एफर्ट कर रहे हो, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, ऐसा एफर्ट कर रहे हो। उसके लिए क्या आता है, बीट अ डेड हॉर्स, अ फ्यूटाइल एफर्ट, वेस्ट योर एफर्ट, ठीक है। टू रिवाइव इंटरेस्ट, होपलेस इशू, टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट, मतलब यूजलेस टास्क आप कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहां देखो हाँ, वेस्ट टाइम ऑन लॉस्ट कोज, बीट एन ओपोनेंट अनफेयरली नहीं होगा, रिपीट अ सेटल्ड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, चेज एन इम्पॉसिबल गोल नहीं होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। इम्पॉसिबल गोल को चेज करना अलग सेंस है, लेकिन जो चीज हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, उस पे टाइम वेस्ट करना क्या होता है, फ्लोग अ डेड हॉर्स, यानी वेस्ट टाइम ऑन अ लॉस्ट कोज। नेक्स्ट, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी बहुत अच्छा इडियम है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसका ओरिजिन हम पढ़ेंगे। किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर देना, ठीक है। किसी भी पत्थर को टर्न किए बिना नहीं रहना। अब आप भी सोचोगे मैम पत्थर को टर्न करना, एफर्ट करना, कैसे रिलेशन है? बिल्कुल है। ये देखो, इस इडियम का ओरिजिन हुआ है प्लेटो के युद्ध से। इस युद्ध में जैक्सस के सेनापतियों में से एक मॉर्डिनियस नाम का सेनापति था, जो इस लड़ाई में पराजित होने पे अपने तंबू में एक बहुत बड़ा खजाना छोड़कर चला गया, ठीक है। अब खजाने को ढूंढ रहे हैं, तो थेब्स के पॉलीक्रेट्स ने खजाने को सब जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। फिर वो ऑरेकल के पास गए, तो ऑरेकल ने बोला कि खजाना किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अब पत्थर तो पता नहीं कितने ही थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पत्थर थे उन सारे पत्थरों को पलट पलट के देखा, तो वहीं से ये इडियम यूज होने लगा। और इस इडियम का मतलब ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। कोई भी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना क्या होता है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अवॉइड एफर्ट नहीं होगा, रिलैक्स कंप्लीटली नहीं होगा, इग्नोर इश्यूज नहीं होगा, सर्च थोरोली तो है ही है, ठीक है ना। सर्च करना, इसकी बजाय भी अगर हम देखें तो ज्यादा सही है, यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, जितने भी मीन्स है वो सारे यूज करना, हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ये ज्यादा सही इसका मीनिंग था इन चारों की बजाय, ठीक है ना। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रोंग ट्री। रोंग ट्री से ही पता चल रहा है कि कुछ रोंग है, ठीक है। यहां देखो, इस इमेज से समझो। एंशिएंट टाइप से हुआ है जब डॉग्स के ग्रुप को हंटिंग करना, डॉग्स के ग्रुप के साथ हंटिंग करना बहुत पॉपुलर था। हंटिंग में कौन जाते, डॉग्स के ग्रुप को। जब डॉग्स को हंटिंग के लिए ले जाते थे तो कुछ चालाक एनिमल्स डॉग्स को ऐसा दिखाते थे कि वो उस पेड़ पे है जिसके नीचे डॉग खड़ा हुआ था, लेकिन वास्तव में वो एनिमल भाग निकलते थे और डॉग उस पेड़ को देखते भौंकता रहता था और ये समझकर कि उसका शिकार इसी पेड़ पे है, लेकिन वास्तव में उस पेड़ पे कोई नहीं होता था। ये देखो, इस इमेज को समझो। ये डॉग है, ये एक पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, यहाँ पे दूसरा एनिमल है, जैसे सपोज ये कैट है यहाँ पे, ठीक है। ये डॉग है, ये भौंक रहा है किस पे, इस पेड़ पे, जबकि इस पेड़ पे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। शिकार कहाँ है, इधर। तो रोंग अजम्पशन लगाने के लिए इडियम यूज होने लगा, ठीक है। रोंग अजम्पशन लगाना, मिस्टेकन करना, ठीक है। गलत एफर्ट, मिस डायरेक्ट में अपने एफर्ट्स को लगाना, गलत डायरेक्शन में, टू बी रोंग अबाउट द रीजन फॉर द वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो, प्रेजिंग नहीं होगा, अपोलोजाइजिंग नहीं होगा, सक्सीडिंग नहीं होगा, अक्यूजिंग रोंगली। तो रोंग से ही रोंगली याद रख लेंगे। रोंग अजम्पशन के लिए हो सकता है, रोंग डायरेक्शन में एफर्ट करने के लिए हो सकता है, ठीक है। वो ऐसा जिसका कोई तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलना, ये भी हो सकता है।
to do something that will not get the result you want. ऐसा कुछ करना जिसका पता है कोई रिजल्ट आना नहीं है. नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9, ये तो बहुत कॉमन इडियम है. वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं सातवें आसमान पे, ठीक है. इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9, 7th हेवन भी आता है इंग्लिश में, ऐसा नहीं है. एक्सट्रीमली हैप्पी. नेक्स्ट, क्राई वुल्फ. ये स्टोरी तो हमने बचपन से सुनी है. और कोई स्टोरी सुनो या नहीं सुनो, ये जरूर सुनी है. भेड़िया भेड़िया चिल्लाता रहा, लेकिन सच में जिस दिन भेड़िया आया तो गांव वाले नहीं आए. ठीक है, ये देखो, इस इडियम का ओरिजिन द बॉय हु क्राइड वुल्फ स्टोरी से हुआ है. एक गांव में एक लड़का था जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी. जब भी वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता तो हर बार वुल्फ वुल्फ चिल्लाता. ठीक है, तो गांव वाले उसकी मदद के लिए आते, लेकिन जब गांव वाले मदद के लिए आते तो देखते कि कोई भी वुल्फ नहीं है. तो यहीं से इस इडियम का यूज क्या होने लगा, झूठी चेतावनी देना. टू गिव या रेज अ फॉल्स अलार्म. ठीक है, फॉल्स अलार्म के लिए इस इडियम का यूज होने लगा. क्राइंग वुल्फ यानी फॉल्स अलार्म. ठीक है, यहां देखो, लाई नहीं होगा, ट्रुथ, लाई अननेसेसरीली, हेल्प अदर्स नहीं होगा, रेज अ फॉल्स अलार्म. नेक्स्ट, थ्रो इन द टाउल. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है और मैंने पहले कराया हुआ भी है. ये देखो, बॉक्सिंग के गेम में, जैसे यहाँ देखो, ये बॉक्सिंग का गेम चल रहा है. ठीक है, जब कोई प्लेयर सफर कर रहा होता है तो उस प्लेयर का जो कोच है, जैसे इस प्लेयर का वो कोच हो गया, वो व्हाइट टाउल फेंक देता है. इसका मतलब होता है कि जो प्लेयर ने हार स्वीकार कर लिया है, अब व्हाइट टाउल डाल दिया, अब और आगे मेरे जो प्लेयर है उसको और बॉक्सिंग उसके साथ मत करो और मारपीट मत करो, हमने हार को, डिफीट को स्वीकार कर लिया है. यानी कि एडमिट डिफीट, टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट. किसी कॉन्टेस्ट में गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, डिफीट को स्वीकार कर लेने के लिए क्या आता है, थ्रो इन द टाउल, थ्रो अप. या एक चीज ध्यान रखना, अब देखो, कहां तो टाउल, कहां तो तौलिया और कहां डिफीट. ये चीजें आपको इसलिए रिलेट नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको इडियम्स याद नहीं होते हैं. बट जब आप ओरिजिन से पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है. अब आप थ्रो इन द टाउल कभी नहीं भूल सकते, और जब भी आप बॉक्सिंग का गेम देखेंगे ना तब आपको जरूर याद आएगा ये. नेक्स्ट, जंप द गन, यानी कि जल्दीबाजी है भाई. जंप गन का, गन स्टार्ट हो उससे पहले ही जंप मारना स्टार्ट कर दिया. देखो, इसको समझेंगे. जब तक कोई भी जो रेस होती है, रेस, किसी भी रेस में जब तक ऑफिशियल स्टार्टर के द्वारा गन फायर, ऑफिशियल स्टार्टर क्या करता है, गन फायर करता है, और फिर उस गन के फायर होते ही सब भागना स्टार्ट करते हैं, टिक 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 टिक. ठीक है, और जब कोई भी पार्टिसिपेंट रेस स्टार्ट नहीं कर सकता, जब तक वो गन फायर नहीं हो, कोई नहीं स्टार्ट कर सकता. अगर कोई पार्टिसिपेंट गन फायर करने से पहले ही दौड़ जाए, गन फायर नहीं उससे पहले ही दौड़ने लग गया वो, तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है. ठीक है, तो गन फायर से पहले दौड़ना किसी काम में हड़बड़ी करने को दिखाता है. मतलब उसको इतनी जल्दी है कि वो गन फायर होने से पहले ही भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, जल्दीबाजी कर रहा है. स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेस्टीली, किसी चीज को बहुत जल्दीबाजी में स्टार्ट करना, जल्दीबाजी में काम करना क्या होता है, जंप द गन. क्लियर? तो यहां देखो, सक्सीड क्विकली नहीं होगा, वेट पेशेंटली नहीं होगा, फायर अ गन नहीं होगा, एक्ट प्रीमैच्योरली. प्रीमैच्योरली काम करने के लिए क्या आता है, जंप द गन. यानी कि कोई चीज मैच्योर हुई नहीं, उससे पहले ही आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको वहां थोड़ा पेशेंस रखना है, रुकना है. ठीक है,
नेक्स्ट, बीट अ डेड हॉर्स, अभी अभी हमने किया था, डेड हॉर्स या बीट अ डेड हॉर्स दोनों ही था। वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस इशू, फ्यूटाइल एफर्ट। नेक्स्ट, बरी द हैचेट, हैचेट माने कुल्हाड़ी, बरी माने दफना देना, यानी कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, अब उन्होंने लड़ाई खत्म करने के लिए अपने दोनों के वेपन्स को दफना दिया, दबा दिया, बरी कर दिया, यानी कि अब क्या है, शांति बनी हुई है, मेक पीस, अब लड़ाई नहीं करेंगे, शांति स्वीकार कर लिया कि भाई अब भाईचारे में आ जाओ, अब कुल दफन कर दो हैचेट। गेट रिकंसाइल्ड, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, पहले की प्रॉब्लम्स को, पहले की लड़ाइयों को भूल गए हम, ठीक है। शांति बनाना, दुश्मनी खत्म करना। द टू टीममेट्स होप टू बरी द हैचेट लॉन्ग इनफ टू विन द चैंपियनशिप, ठीक है। तो बरी द हैचेट मतलब अपनी दुश्मनी, अपनी लड़ाई को खत्म करना और शांति बनाना। नेक्स्ट, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड अच्छा आइडियम है, ठीक है। जो भी आए माइंड में बोल देना, जो भी आए माइंड में बोल देना, स्पीक द माइंड, क्या देखो, स्पीक व्हाट वंस रियली थिंक्स, ठीक है। यहां देखो, ही इज अ टफ पॉलिटिशियन हु स्पीक हिज माइंड इन अ ब्लंट वे, जो भी सोचता है बोल देता है, यानी स्पीक वंस माइंड। यहां देखो, गॉसिप नहीं हो सकता, लाई नहीं हो सकता, स्टे साइलेंट नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा एक्सप्रेस फ्रैंकली, जो अपनी बात को फ्रैंकली बोल दे, जो भी आए माइंड में बोल दे। नेक्स्ट, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट जनरली हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि भाई टू द पॉइंट बात करो, पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे आओ, है ना। तो यहां देखो, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, सीधा मुद्दे पे आओ भाई, मुद्दे पे आके बात करो, पॉइंट पे बात करो, इधर उधर घुमाना फिराना, सर्कमलोक्यूट करना, सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, क्या होता है, लोकू माने क्या होता है, टू स्पीक, सरकम माने अराउंड, यानी घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे पॉइंट पे आओ, ठीक है ना। घुमा फिरा के इधर उधर की बात मत करो, सीधे मुद्दे पे आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ, यानी कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो इंटरप्ट नहीं होगा, अवॉइड द मैटर नहीं होगा, स्पीक इनडायरेक्टली नहीं होगा, क्या होगा, स्पीक डायरेक्टली, सीधे पॉइंट पे आओ ना। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, फेंस क्या होती है, जो तारबंदी होती है ना, फेंस, ठीक है। सिट ऑन द फेंस यानी कि आप किसी चीज के बाउंड्री है, फेंस आप देखना इमेज से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां पर बैठे हो, यानी ना तो इधर की साइड जा रहे हो और ना ही इधर, ठीक है। सिट ऑन द फेंस यानी अनडिसाइडेड हो आप, न्यूट्रल हो, दोनों में से कोई भी चीज आप डिसाइड नहीं किया आपने, अनश्योर हो कि इधर करूं या इधर जाऊं या इधर, इस बाउंड्री से इधर या उधर, ठीक है। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, इन अ डिबेट इट इज बेटर टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन देन टू सिट ऑन द फेंस। डिबेट में जो भी वाद विवाद चल रहा है उसमें क्या बेटर है कि आप अपनी राय बताएं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, बजाय इसके कि आप चुपचाप है, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल हो आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, अ पर्सन्स lack of decisiveness, neutrality or hesitance to choose between two sides in an argument or an competition dispute, clear। तो यहां देखो, टेक अ रिस्क नहीं होगा, ज्वाइन बोथ साइड्स नहीं होगा, रिमेन साइलेंट, मतलब ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल अगर अपन देखें कि साइलेंट है, बट साइलेंट इसका इडियम नहीं होगा। साइलेंट का तो जैसे इडियम अगर हम देखें तो होल्ड योर टंग, अपनी टंग पकड़ लेना, तो वो होता है रिमेन साइलेंट। स्टे न्यूट्रल,
न्यूट्रल रहना, ठीक है, कुछ भी डिसाइड नहीं करना, अनश्योर रहना, कुछ इधर या उधर, दोनों ही केस में वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, कहानी सुनी होगी आपने ये वाली, ठीक है। चाहते तो सभी थे कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, ताकि जब भी बिल्ली आए हमें पता चल जाए, सारे चूहे सचेत हो जाए कि बिल्ली आ रही है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वो जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जो जाएगा उसकी तो जान बची नहीं, वो तो गया। यानी कि किसी चीज में बहुत ज्यादा रिस्क लेना, टू टेक ग्रेट रिस्क, ग्रेट रिस्क के लिए क्या आता है, बेल द कैट। यहां देखो, टू टेक अ लीड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये हो गया। टू टेक ग्रेट रिस्क, ये हो गया। डू द इम्पॉसिबल टास्क, ये भी हो गया, ठीक है। तो फीड अ पेट नहीं होगा, एस्केप अ प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी मूव नहीं होगा, टेक अ रिस्की इनिशिएटिव, एक रिस्की इनिशिएटिव लेना, रिस्क के लिए क्या आता है, टू बेल द कैट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, टू द गिफ्ट ऑफ द गैप, ये लास्ट इडियम है अपनी इस क्लास का। गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप को रिलेट किया गया है चैटर से, बोलने से। किससे, चैटर या टॉक से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो जिसके पास में टॉक करने का गिफ्ट है, बात करने की कला है, चैटर की कला है, यानी वो क्या है, द गिफ्ट ऑफ द गैप। यानी कि यहां देखो, कुक कर सकता है नहीं, डिसीजन ले सकता है नहीं, एग्जेजरेट कर सकता है स्टोरीज को नहीं, टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली, ठीक है। स्पीकिंग फ्लुएंटली, बोलने की कला है, यानी क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें ये नहीं आया है, ठीक है। ऑरेटरी पावर, ठीक है, एबिलिटी टू टॉक, स्पीक इलोक्वेंटली, कन्विंसिंगली, क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है। तो ये सारे इडियम्स हमने ओरिजिन से पढ़े, बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़े। आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट करें, खूब मेहनत करें और इस साल सिलेक्शन लें।